आओ बच्चों, अब हम लैंगिक जनन का अध्ययन करें। सजीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। इसमें दो जीव भाग लेते हैं और अगुणित नर एवं मादा युग्मकों के परस्पर संलयन से यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जीव के शरीर में विशेष जननांग पाए जाते हैं। आइए लैंगिक जनन की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करें। नंबर 1, जनन की इस विधि में नर और मादा जीव सम्मिलित होते हैं। नंबर 2, इन जनकों की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नंबर 3, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, जिसके फलस्वरूप युग्म अथवा जाइगोट बनता है नहीं होते, अर्थात उत्पन्न होने वाले संतान अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। नंबर 5, यह जनन विधि उच्च पादप एवं जंतुओं में पाई जाती है। आइए अब जीवन की प्रावस्थाएं अथवा जीवन की अवस्थाओं को देखें। जीवन अवधि के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सभी जीवों में जन्म से मृत्यु तक जीवन की विभिन्न व विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं। सभी जीव एक निर्धारित समयावधि तथा वृद्धि एवं विकास के पश्चात प्रजनन शुरू करते हैं, अर्थात सभी जीव एक निर्धारित समय के बाद ही प्रजनन शुरू करते हैं। जीव अपने जीवन चक्र में सामान्यतः 3 प्रस्थाओं से गुजरता है। नंबर 1, किशोरावस्था। नंबर 2, जनन अवस्था। नंबर 3, जीर्णावस्था, जिसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। आइए अब तीनों अवस्थाओं को एक एक करके देखें। नंबर 1, किशोरावस्था। किसी जीव के जन्म से लेकर उस जीव के लैंगिक रूप से परिपक्व होने तक की अवधि, अर्थात पूर्व जनन काल किशोरावस्था कहलाती है। इस अवधि में जीव में तीव्रता से वृद्धि होती है तथा जीव के समस्त स्रोत वृद्धि एवं विकास में प्रयुक्त होते हैं। जंतुओं एवं मानव में लंबाई में वृद्धि मुख्य रूप से किशोरावस्था में ही संपूर्ण हो जाती है। पादपों में इस अवस्था को कायिक अथवा वर्धी अवस्था, जनन प्रावस्था अथवा जनन अवस्था को देखें। किसी भी जीव के जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें वह जीव प्रजनन योग्य बना रहता है, जनन अवस्था कहलाती है। इस प्रावस्था का प्रारंभ किशोरावस्था के बाद होता है। मानव की प्रजनन क्षमता विकसित कर लेने के समय को यौनारंभ कहते हैं। इस अवधि में शरीर की अधिकांश ऊर्जा व संसाधनों का प्रयोग लैंगिक अंगों की वृद्धि एवं विकास में होता है। जंतु एवं पादप प्रजनन प्रावस्था का अध्ययन हम अग्र प्रकार से कर सकते हैं। आइए पादप प्रजनन प्रावस्था को देखें। आवृतबीजी या पुष्पी पौधों में पुष्पन का प्रारंभ जनन प्रावस्था की शुरुआत को दर्शाता है, अर्थात पौधों में पुष्पों का बनना ही जनन प्रावस्था की शुरुआत होती है। बहुवर्षीय पादपों की तुलना में एक वर्षीय अथवा द्विवर्षीय पादपों में कायिक प्रावस्था, जनन प्रावस्था एवं जीर्णावस्था को आसानी से विभेदित किया जा सकता है। बहुवर्षीय और एक वर्षीय, द्विवर्षीय पादपों के बारे में आप जानते हैं।
जिस पौधे का जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा हो जाता है उसे 1 वर्षी, जिस पौधे का जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा होता है द्विवर्षी, और जिस पौधे का जीवन चक्र अनेक वर्षों में पूरा होता है उसे बहुवर्षी कहते हैं। आइए पुष्पन के आधार पर पादप को हम देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पुष्पन के आधार पर पादपों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, मोनोकार्पिक। ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन करते हैं मोनोकार्पिक कहलाते हैं। पुष्प धारण के पश्चात ये फल बनाते हैं और अंत में जीर्णावस्था ग्रहण कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सभी 1 वर्षीय पादप मोनोकार्पिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे गेहूं, चावल, गाजर, हेन बेन इत्यादि। कुछ बहुवर्षीय पादप भी मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे बांस, मेलोकेना, बैम्बूसाइडिस। ये बहुवर्षीय पौधे लगभग 100 वर्षों तक कायिक प्रावस्था में रहते हैं, परंतु जीवन में केवल एक बार ही पुष्पन करते हैं। अर्थात ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन करते हैं उन्हें मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। नंबर 2, पॉलीकार्पिक। वे बहुवर्षीय पादप जो कायिक प्रावस्था पूर्ण होने पर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सत्र में पुष्पन करते रहते हैं, पॉलीकार्पिक कहलाते हैं। जैसे नीम, आम, बेर इत्यादि। यानी ऐसे पौधे जो अपने कायिक प्रावस्था को पूर्ण करने के पश्चात प्रत्येक वर्ष फ्लावरिंग, फ्रूटिंग करते रहते हैं, ऐसे पौधे को पॉलीकार्पिक कहते हैं। जिसको एग्जाम्पल के तौर पर आपने नीम, आम, बेर देखा। इन पौधों में केवल एक बार पुष्पन से दूसरी बार के पुष्पन के बीच की समयावधि पुनः प्राप्त काल कहलाती है। नीलगिरी के पहाड़ों पर पाए जाने वाला नीला कुरेंजी, जिसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पन करता है। इसमें 2018 में पुष्पन हुआ था। ये नीला कुरेंजी अर्थात स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना 12 वर्ष में जो एक बार पुष्पन करता है वो प्रायः कर्नाटक के आसपास के ज़िलों में देखा जाता है। जो अभी 2006 के आसपास उनमें फ्लावरिंग हुई थी, उनके पेड़ों के किनारे जो सड़क है उन पर बहुत सारे पुष्प दिखाई दे रहे थे। आइए अब जंतुओं में प्रजनन प्रावस्था का अध्ययन करें। प्रजनन काल के आधार पर जंतुओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, मौसमी प्रजनक और दूसरा सतत प्रजनक। ऐसे जंतु जो एक मौसम में ही प्रजनन करते हैं मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। जैसे पक्षी, मेढक, छिपकली इत्यादि। वे जंतु जो हर समय प्रजनन करने में सक्षम होते हैं सतत प्रजनक कहलाते हैं। जैसे मानव, दुधारी पशु, रानी मक्खी इत्यादि। अपरायुक्त या जरायुजी स्तनधारियों में मादाओं की जनन प्रावस्था में अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं। क्या आप अपरा का अर्थ समझते हैं? अपरा वह संरचना होती है जो माँ के गर्भ में
बच्चे को उसके गर्भाशय से जोड़ती है और भोजन और ऑक्सीजन का आदान प्रदान इसी संरचना के द्वारा बच्चे को प्राप्त होता है। इसके अंडाशय सहायक नलिकाओं तथा हार्मोन स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन चक्र दो प्रकार के होते हैं। पहला मध चक्र, यह नॉन प्राइमेट स्तनधारी की मादाओं के अंडाशय, प्रजनन मार्ग एवं हार्मोन में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को दर्शाता है। इसके उदाहरण हैं गाय, चीता, कुत्ता, भेड़ इत्यादि। इस चक्र के दौरान मादा के रुधिर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण इनमें संभोग की तीव्र इच्छा विकसित हो जाती है और मादा नर के संपर्क में आ जाती है। मध्यकाल के आधार पर ये मोनस्ट्रस वर्ष में केवल जिनमें एक मधचक्र पाया जाता है, जैसे हिरण बाइस्ट्रस अर्थात जो वर्ष में दो मधचक्र जिनमें पाया जाता है, जैसे कुत्ता। पॉलिस्ट्रस अर्थात जिनमें वर्ष में अनेक मधचक्र पाए जाते हैं, जैसे चूहा। इनके उदाहरण हो सकते हैं। गाय का मधकाल लगभग 19 घंटे का होता है। दूसरा ऋतुस्राव, यह अंडाशय, जनन मार्ग तथा हार्मोन के चक्रीय परिवर्तनों का मासिक क्रम है, जो रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक चलता है, जैसे मानव, बंदर, लंगूर इत्यादि। आइए अब मधचक्र एवं ऋतुस्राव चक्र में अंतर देखें। मधचक्र में पहला पॉइंट, नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों में पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र में देखिए केवल प्राइमेट गण के स्तनधारियों में ही पाया जाता है। मधचक्र का दूसरा पॉइंट, किसी भी प्रकार का मासिक स्राव नहीं होता, क्योंकि एंडोमेट्रियम शरीर में ही अवशोषित कर ली जाती है। ऋतुस्राव चक्र में देखें, चक्र के अंत में मासिक स्राव होता है तथा विघटित एंडोमेट्रियम कुछ रुधिर के साथ शरीर से बाहर निकलती है। एंडोमेट्रियम गर्भाशय की भीतरी दीवार होती है। मधचक्र में तीसरा पॉइंट देखें, लैंगिक संपर्क केवल मध्य या हीट काल में ही होता है। ऋतुस्राव चक्र में देखिए तीसरा पॉइंट, किसी भी समय लैंगिक संपर्क हो सकता है। आइए अब जीवन की सबसे अंतिम अवस्था अथवा जीर्णावस्था को देखें, जिसे वृद्धिकाल भी कहते हैं। किसी भी जीव में जनन के बाद की अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं। इस अवस्था में जीव की जनन क्षमता कमजोर या समाप्त हो जाती है एवं शरीर में संरचनात्मक एवं कारिकीय क्षरण होने लगता है। परिणाम स्वरूप जीव मृत्यु की ओर जा रहा होता है। सभी जीवों में एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में बदलाव हेतु हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि जीर्णावस्था को लाने के लिए हार्मोन ही उत्तरदायी होते हैं। आइए अब जंतुओं एवं पादपों में लैंगिकता को समझें। लैंगिक जनन वाले वे जंतु जिनमें नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मकों की शरीर में निर्माण होता है, द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहलाते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि ऐसे जीव जिनमें नर एवं मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, वे उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी कहलाते हैं, जैसे जोंक, केचुआ इत्यादि।
परंतु जिन जंतुओं में नर एवं मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं उन्हें एकलिंगी जंतु कहते हैं। अर्थात ऐसे जीव जिनके शरीर में केवल एक ही नर अथवा मादा जननांग उपस्थित होता है उसे एकलिंगी जंतु कहते हैं। अर्थात दैहिक लक्षणों के आधार पर नर एवं मादा जीव का विभेद कर लिया जाता है, तब यह गुण लैंगिक द्विरूपता कहलाती है। अर्थात जब नर और मादा जीव अलग अलग संरचना के दिखाई देते हैं तब हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, जैसे मानव, कुत्ता इत्यादि। वे पादप जिनमें नर एवं मादा जनन अंग एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं, यानी पौधा एक है और नर और मादा जनन अंग एक ही पौधे पर पाया जा रहा हो, उसे उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। जैसे मक्का, जबकि नर एवं मादा जनन अंग युक्त अलग अलग पौधों के एक लिंगाश्रयी कहा जा सकता है, यानी जब नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पौधों पर पाए जाएं तब ऐसे पौधे को एक लिंगाश्रयी पौधा कहा जाता है, जैसे पपीता, मार्केंसिया इत्यादि। वह पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी पुष्प कहलाता है, जैसे सरसों और गुड़हल के पुष्प। इसके विपरीत पुष्प में नर अथवा मादा अर्थात केवल एक ही जनन अंग युक्त पुष्प को एकलिंगी कहते हैं। इस समय आप स्क्रीन पर कुछ एकलिंगी और द्विलिंगी जंतु एवं वनस्पतियों को देख पा रहे होंगे। कृपया वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर देख लें। धन्यवाद।